Hello student, how are you? Today I will explain you example, not a actual हम जैसे प्रॉब्लम स्टार्ट करने वाले वैसे नहीं, सिर्फ एक एग्जांपल है सिंपल। वो फिर से मैं रिपीट करती हूँ क्योंकि उस दिन मैंने एक्सप्लेन किया था, फिर भी आई थिंक कि आप लोगों को ये फिर से बताने की ज़रूरत है। उसके बाद मैं आपके साथ डिस्कस करूँगी कि कौन से अकाउंट का इफ़ेक्ट कहाँ जाता है। वैसे भी एक्चुअल हम जब स्टार्ट करेंगे प्रॉब्लम सॉल्व करना तब आप लोगों को समझ में आ जाएगा, बट फिर भी अगर आपको पता है कौन से अकाउंट का इफ़ेक्ट कहाँ जाता है तो वो बहुत इजी हो जाएगा आपके लिए। तो डेबिट Henry Limited Hospet disclosed the summary of ledger balances appearing in the financial books of accounts as on 31st March 2019 as follows. Debit balance amount, credit balance amount. स्टॉक है एज ऑन 31st March 2019 का। उसमें रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस, फिनिश गुड्स एंड लूज टूल्स। तो रॉ मटेरियल का जो अमाउंट है वो है 37,500, वर्क इन प्रोग्रेस है 32,800, फिनिश गुड्स है 41,300, लूज टूल्स है 38,400, buildings under construction 1,70,000, machinery at cost 2,13,000, furniture and fixtures at cost 29,000, vehicle at cost 1,32,000. Okay. Credit balances: issued and subscribed share capital 60,000, equity share of rupees 100 each, fully called up and paid up 6 lakh. Provision for taxation 65,000. General reserve 1,12,000. Long term maturity of finance lease obligations 1,04,800. Unclaimed dividends 10,500. Okay. And then computer software under development 50,000. Cash in hand 8,000. Trade receivable 1 lakh. Investment 2,48,000. Balance in bank current account 32,000. Advance payment of income tax 45,000. Checks and drafts on hand 17,000. Interest accrued on investment 2,300. Profit and loss account balance as on 1st April 2018 6,700, and biological assets 47,000. Okay. सेम सॉरी, क्रेडिट बैलेंस हो गया हमारा और आगे का डेबिट भी बताया। क्रेडिट साइड स्टाफ प्रोविडेंट फंड 39,000, पब्लिक डिपॉजिट 10,000, डेप्रिसिएशन प्रोविजंस 52,000, trade payable 1,52,100, profit after tax 50,700, current maturity long term debts 23,900, employees earn leave payable on retirement 30,000. टोटल डेबिट बैलेंस और क्रेडिट बैलेंस के हम 12,500. Okay. From the trial balance given above, prepare a balance sheet as at 31st March 2019 of company as per Indian accounting standards in accordance with Division 2 to the Schedule 3 of Companies Act 2013. ये जो इंफॉर्मेशन देते हैं कि डिवीजन 2 शेड्यूल 3
तो जो भी हम फाइनल अकाउंट बनाते हैं वो उस शेड्यूल में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में जो बताया है उस हिसाब से ही बनाते हैं, लेकिन फिर भी ये इन्फॉर्मेशन देते हैं क्योंकि आप लोगों का थोड़ा कंफ्यूजन करना होता है ना एग्ज़ाम में, इसलिए। तो आप इतना अगर आपके ध्यान में नहीं रहता है कि शेड्यूल सब शेड्यूल सेक्शन सब सेक्शन, तो छोड़ दो, कोई बात नहीं, आपसे प्रॉब्लम अच्छे तरह से सॉल्व करना। ओके, देन अब हमें क्या करना है, सिर्फ बैलेंस शीट बनाने को बोला है यहाँ पे, प्रॉफिट एंड लॉस नहीं बनाना है। तो हमारे पास क्या है, 16 शेड्यूल बनाने पड़ते हैं हमें। ओके, तो फॉर्मेट क्या होगा देखो, इन द बुक्स ऑफ हेनरी लिमिटेड हॉस्पेट बैलेंस शीट एज एट और एज ऑन दैट डेट 31 मार्च 2019, एज ऑन दैट डेट भी होता है, वर्टिकल फॉर्म में है ये। ओके, रेफरेंस नंबर, पर्टिकुलर नोट नंबर, नोट नंबर मतलब आप लोगों के समझ में आ गया होगा, जो हम वर्किंग नोट बनाते हैं उसके नंबर्स होते हैं वो। देन फिगर्स एज एट द एंड ऑफ करंट रिपोर्टिंग पीरियड एंड फिगर्स एज एट द एंड ऑफ प्रीवियस रिपोर्टिंग पीरियड। हम करंट रिपोर्टिंग पीरियड में सब अमाउंट डाल देते हैं, इन केस कभी प्रीवियस अमाउंट ऐड करनी थी, कुछ अगर उस रिलेटेड एडजस्टमेंट है तो वो वहाँ पे नोट डाउन करते हैं। ओके, तो हमारे बैलेंस शीट के फर्स्ट जो है वो पॉइंट है एसेट और दूसरी साइड होती है लायबिलिटी। तो यहाँ पे हम फर्स्ट लिखते हैं एसेट। एसेट में हमारा फर्स्ट पॉइंट होता है नॉन करंट एसेट। क्या होता है, नॉन करंट एसेट। ओके, तो पहले हम क्या करते हैं, वर्किंग नोट देखते हैं और फिर हमें सिर्फ फॉर्मेट फिल करना है। ओके, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, नॉन करंट में प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, गुडविल, ये सारे लिखेंगे एक वन बाय वन। उसके बाद करंट एसेट होगा, टोटल एसेट की टोटल करेंगे। इक्विटी एंड लायबिलिटी में इक्विटी करंट लायबिलिटी लिखेंगे। तो पहले हम देखते हैं वर्किंग नोट, यहाँ पे थोड़ा ब्लर आया है, नो प्रॉब्लम, मैं एक्सप्लेन करती हूँ। तो फर्स्ट जो नोट है वो है हमारी, आप ऐसे फॉर्मेट करके भी नोट्स टू अकाउंट्स बना सकते हैं या फिर एक एक करके भी बना सकते हैं। ओके, तो फर्स्ट है प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट्स में है मशीनरी एट कॉस्ट कितनी थी, 2,13,000। इसमें कुछ एडजस्टमेंट या डेप्रिसिएशन नहीं था, मतलब डेप्रिसिएशन प्रोविजन एक साथ सबकी थी, सेपरेट नहीं थी। देन फर्नीचर एंड फिक्चर्स एट कॉस्ट 29,000 है। व्हीकल्स एट कॉस्ट है 1,32,000। तो टोटल प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट्स है 3,74,000। उसमें से लेस डेप्रिसिएशन प्रोविजन 52,000, मतलब 3,22,000। देन कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस है, बिल्डिंग्स अंडर कंस्ट्रक्शन 1,70,000। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है 2,48,000। इंटेंजिबल एसेट्स अंडर डेवलपमेंट, मतलब कंप्यूटर सॉफ्टवेयर अंडर डेवलपमेंट है 50,000। ये जब हम प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं ना, उस टाइम आपको पता होना चाहिए कि इंटेंजिबल एसेट्स अंडर डेवलपमेंट में क्या आता है। जो मैंने चार्ट दिया था पहले लास्ट वीडियोस में आपको, तो उसमें इंफॉर्मेशन है कि इन्वेंटरीज के अंडर क्या आता है, ट्रेड रिसीवेबल के अंडर क्या आता है, या इक्विटी शेयर कैपिटल के अंडर क्या आता है, तो ये आपको लर्न होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है बायोलॉजिकल एसेट्स अदर देन बेरर प्लांट्स। तो वो बायोलॉजिकल एसेट्स है 47,000। देन ट्रेड रिसीवेबल है 1 लाख। इन्वेंटरीज के अंडर आएगा स्टॉक एज ऑन 31 मार्च 2019, मतलब रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस, फिनिश गुड्स एंड लूज टूल्स। तो रॉ मटेरियल है 37,500, वर्क इन प्रोग्रेस है 32,800, फिनिश गुड्स है 41,300, लूज टूल्स है 38,400। टोटल
इन्वेंटर इज 1,50,000। ओके, देन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स है, उसमें कैश इन हैंड है 8,000, बैलेंसेस इन बैंक करंट अकाउंट है 32,000, चेक्स एंड ड्राफ्ट्स ऑन हैंड है 17,000, टोटल कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स 57,000 है। उसके बाद अदर करंट एसेट में जाता है इंटरेस्ट एक्रूड ऑन इन्वेस्टमेंट 2,300। ओके, उसके बाद इक्विटी शेयर कैपिटल में जाता है इशूड एंड सब्सक्राइब्ड कैपिटल, मतलब 6,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹100 ईच, फुल्ली कॉल्ड अप एंड पेड अप 6 लाख। अदर इक्विटी में आएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, डेबिट बैलेंस एज ऑन 1 अप्रैल 2018 6,700, उसमें ऐड प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है 50,700, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है 44,000 एंड जनरल रिजर्व 1,12,000। ओके, प्रीवियस ईयर का इसलिए वो ऐड नहीं किया है। बोरोइंग्स लॉन्ग टर्म मैच्योरिटी ऑफ फाइनेंस लीज ऑब्लिगेशन से 1,04,800 एंड पब्लिक डिपॉजिट 10,000, तो टोटल बोरोइंग्स है 1,14,800। देन प्रोविजंस लॉन्ग टर्म में है स्टाफ बेनिफिट फंड 39,000, एम्प्लॉयज ऑन लीव पेबल ऑन रिटायरमेंट 30,000, प्रोविजन 69,000। ट्रेड पेबल में आएगा 1,52,100। देन अदर फिनेंशियल लायबिलिटीज में अनक्लेम डिविडेंड है 10,500 एंड करंट मैच्योरिटीज ऑफ लॉन्ग टर्म डेब्ट्स है 23,900। एंड लास्ट जो हमारा शेड्यूल है करंट टैक्स लायबिलिटीज में आएगा प्रोविजन फॉर टैक्सेशन 65,000 लेस एडवांस पेमेंट ऑफ इनकम टैक्स 45,000, टोटल 20,000। ओके, देन ओके, तो ये हो गया हमारा, ये हमने नोट बना लिया। ओके, इसके बाद हम प्रिपेयर करेंगे बैलेंस शीट। तो बैलेंस शीट प्रिपेयर करना बहुत इजी है, मतलब वो जो फॉर्मेट है उसमें सिर्फ हमें फिल करनी है अमाउंट, लेकिन मेन जो काम है वो है हमारा नोट बनाना। जो नोट्स है ना वो प्रिपरेशन बहुत इम्पोर्टेंट है, और नोट्स को मार्क्स भी है, मार्क है, आपको हर नोट को मार्क है। मार्क डिस्ट्रीब्यूशन में मैं बताऊंगी आप लोगों को। कितना जो बैलेंस शीट है, से स्क्रीन पे देखो आप लोग, ये फॉर्मेट है बैलेंस शीट का। ओके, तो हम यहाँ पे सिर्फ फिल करते जाएंगे। प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट कितना आया था 3,22,000। कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस कितने आए थे 1,70,000। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी थे 2,48,000। गुडविल नहीं था डैश। अदर इंटेंजिबल एसेट डैश। इंटेंजिबल एसेट अंडर डेवलपमेंट 4 नंबर की नोट थी 50,000। बायोलॉजिकल एसेट्स अदर देन बेरर प्लांट्स 47,000। फिनेंशियल एसेट्स में ट्रेड रिसीवेबल थे 1 लाख, बाकी कुछ नहीं था इसलिए अमाउंट नहीं लिखी हमने। करंट एसेट में इन्वेंटरीज थे 1,50,000। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट थे 57,000। अदर करंट एसेट थे 2,300, और टोटल एसेट साइड की हो गई 11,46,300। ओके, फिर उसके बाद हम लायबिलिटीज़ प्रिपेयर करते हैं। इक्विटी एंड लायबिलिटीज़ में इक्विटी शेयर कैपिटल था 6 लाख, अदर इक्विटी थी 1,56,000। देन नॉन करंट लायबिलिटी में बोरोइंग्स थे 1,14,800 एंड अदर फिनेंशियल और प्रोविजंस थे 69,000। उसके बाद करंट लायबिलिटीज़ के अंडर ट्रेड पेबल थे 1,52,100, अदर फिनेंशियल लायबिलिटीज़ 34,400, देन करंट टैक्स लायबिलिटीज़ 20,000। ओके, तो सिर्फ हमें क्या करना है, जो भी हमारे पॉइंट है उसके नोट्स बना के फाइनल बैलेंस शीट हो या प्रॉफिट एंड लॉस में सिर्फ फील करना है। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग आपको क्या करनी है, को
कौन से हेड के अंडर कौन से सब हेड आते हैं, ओके। उसके बाद मतलब प्रोविजन के अंडर क्या आ जाएगा, करंट एसेट के अंडर क्या क्या है, इन्वेंटरीज के अंडर क्या है, ये सब आपको लर्न करना है। देन फॉर्मेट याद रखना है आप लोगों को। ये कब होगा, जब आप सॉल्व करोगे बहुत सारे प्रॉब्लम्स, तभी होगा, ओके। तो इसके बाद मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ और एक थिंग है, वो है फॉर एग्जांपल अगर क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल है, मतलब और गुड्स और अनसोल्ड स्टॉक ऑफ गुड्स, ऐसे अगर एडजस्टमेंट आती है तो उसके अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे करोगे आप लोग। तो बैलेंस शीट के एसेट साइड होगी, तो उसके करंट एसेट में वो इन्वेंटरीज के अंडर जाएगा। देन स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल या कुछ भी हो तो वो प्रॉफिट एंड लॉस के अंडर एक्सपेंसेस में जाएगा। कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम के अंडर मतलब लेस होगा। और अगर उसका पॉइंट्स टू रिमेंबर देखें अगर ट्रायल बैलेंस में, तो इट इज़ वैल्यूड एट कॉस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस विच एवर इज़ लेस। वो इतना ज़रूरी नहीं है आपको ध्यान में रखने की कि ट्रायल बैलेंस में उसका पॉइंट क्या आएगा, लेकिन आई थिंक एडजस्टमेंट एंड अकाउंटिंग ट्रीटमेंट आपको पता होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल अब आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है तो उसका इफेक्ट कैसे होगा, प्रॉफिट एंड लॉस में एक्सपेंसेस के अंदर एम्प्लॉय बेनिफिट्स एक्सपेंसेस और फाइनेंस कॉस्ट के अंदर होगा, मतलब ऐड होगा। या फिर बैलेंस शीट इक्विटी एंड लायबिलिटीज़ के अंडर लायबिलिटीज़ हेड के अंडर जाएगा। ऐसे जो भी एडजस्टमेंट है उसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट अलग अलग होती है, और जैसे जैसे हम प्रॉब्लम सॉल्व करते जाते हैं वैसे वैसे वो आपको पता होते हैं, ओके। तो आई थिंक ये सब चीज़ें प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड है। जैसे हम प्रैक्टिस करके जाएंगे वैसे वैसे आप लोगों को वो अंडरस्टैंडिंग होता जाएगा। या फिर भी मैं काम करती हूँ, ये जो चार्ट है वो नेक्स्ट लेक्चर को पहले वो लेते हैं और उसके बाद हम एक्चुअल प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, ओके। ये जो टॉपिक है बहुत कंपलसरी टॉपिक में आता है, तो फिर भी मैं क्या करती हूँ, अभी आप लोगों को एग्जाम्पल हो गया और क्या बताना था मुझे, ये एक सेकेंड। आई थिंक मैंने बैलेंस शीट का जो फॉर्मेट है, मतलब करंट एसेट के अंदर क्या आता है, करंट लायबिलिटीज़ के अंदर क्या आता है, वो मैंने आप लोगों को लास्ट लेक्चर में उसकी फ़ोटोज़ दे दी है, ओके। देन टीडीएस के बारे में भी मैंने बताया है। तो और इम्पोर्टेंट थिंग इज़ जो प्रैक्टिकल हिंट्स जैसे मैंने बताया था आप लोगों को, वो भी इम्पोर्टेंट है। जैसे कि अब देखो हॉरिजॉन्टल फॉर्मेट है बैलेंस शीट का, ओके। तो हॉरिजॉन्टल फॉर्मेट ऑफ बैलेंस शीट नोन एज अ कन्वेंशनल और कस्टमरी फॉर्म होता है टी शेप में। अगर आपको फिल इन द ब्लैंक्स में पूछा गया कि बैलेंस शीट का फॉर्मेट कैसा है, तो आपको पता होना चाहिए हॉरिजॉन्टल, ओके। देन प्रॉफिट बैलेंस फ्रॉम लास्ट ईयर का जो होता है, दिस इज टू बी शोन इन द नोट्स टू अकाउंट्स अंडर द सब हेड सरप्लस अंडर द हेडिंग रिजर्व एंड सरप्लस इन द नोट्स टू अकाउंट्स। देन डिस्क्लोजर ऑफ रेवेन्यू अदर देन फाइनेंस कंपनी जो पॉइंट आता है उसमें
In respect of company other than finance company, revenue from operations shall be disclosed separately in notes. Revenue from sale of product and sale of services, other operating revenue, leaves excise duty. Okay. Then in case of finance company, revenue from operations shall include revenue from interest and other financial services. It has further been stated both in the revised Schedule 6 as well as Schedule 3 that revenue from each of the above head shall be disclosed separately by way of notes to accounts to extent applicable. देखो ये जो मैं शेड्यूल बताती हूँ या फिर सेक्शन सब सेक्शन अगर आपके ध्यान में रहते हैं तो वेल एंड गुड, अगर नहीं रहते हैं तो छोड़ दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है. देन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट होता है, प्रपोज डिविडेंड होते हैं, मिसलेनियस एक्सपेंडिचर्स होते हैं. ओके, तो उसका क्या करना है हमें. फॉर एग्जांपल अगर कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है तो द टर्म हैज़ रिप्लेस्ड द ओल्ड टर्म कैश एंड बैंक बैलेंस. जो हमने फाइनल अकाउंट आपने सीखा है या फिर मैं स्टूडेंट थी तब मैंने सीखा था, तब हम कैश एंड बैंक बैलेंस ऐसे यूज़ करते थे वर्ड. लेकिन अभी न्यू एक्ट के अनुसार हमें कैश एंड कैश इक्विवेलेंट ऐसे नाम दिया है. देन it may be noted here that bank deposits with more than 12 months maturity cannot be shown as cash and cash equivalents. Any deposit maturing after 12 months would be regarded as a non-current asset. उसके बाद मिसलेनियस एक्सपेंडिचर पॉइंट जो आता है उसमें प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस आर नॉट टू बी carried forward but should be written off against profit under the subhead surplus, under head reserve and surplus. Debit balance of profit and loss account shall be shown as a negative figure under the head surplus. Similarly, the balance of reserve and surplus after adjusting negative balance of surplus, if any, shall be shown under the head reserve and surplus even if the figure is in the negative. Okay, then depreciation method एक most important part होता है. Depreciation on intangible assets shall be provided as per the accounting standard according to 26. Intangible assets, the depreciable amount of an intangible asset should be allocated on a systematic basis or the best estimate of its useful life. Generally, is that the useful life of an intangible asset will not exceed 10 years from the date when the asset is available for us. As a matter of fact, due to rapid technological changes, it may be less than 10 years. Okay, ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स जो होते हैं वो आप जब एक्चुअल प्रॉब्लम सॉल्व करोगे उस वक्त आपको अच्छे से पता चलेगा. ओके, तो आई थिंक आज यहीं पे रुकते हैं और नेक्स्ट लेक्चर से हम एक्चुअल प्रॉब्लम स्टार्ट करेंगे. और उससे पहले मैं एडजस्टमेंट का जो समरी चार्ट है, मतलब एडजस्टमेंट एंड अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, वो पहले आपको पोस्ट करती हूँ, तो आप वो रीड कर लेना. आपके पास बुक है तो आप वहाँ से मतलब आप खुद रीड कर सकते हो बुक में से 3.52 एंड 3.53 पेज नंबर पे आपको वो समरी चार्ट मिलेगा रिलेटेड एडजस्टमेंट. ओके, अगर आपके पास बुक नहीं तो मैं कल देती हूँ आप लोगों को. थैंक यू.